प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रभु श्री राम की प्रतिमा एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ ने कराया। मठ के 550 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम भी शामिल हुए। अपने खूबसूरत समुद्री बीच और पार्टियों के लिए मशहूर गोवा की पहचान में अब प्रभु राम की 77 फीट ऊंची ये विशालकाय प्रतिमा भी जुड़ गई है, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, प्रतिमा के नीचे लगा पर्दा हट गया। अनावरण के बाद प्रधानमंत्री ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को नमन किया। गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ ने इस प्रतिमा को बनवाया है, जिसके 550 साल पूरे होने के मौके पर विशेष कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मठ की ओर से शानदार स्वागत किया गया। भगवान श्री रामचंद्र की 40वीं प्रतिमा गौरव रूप में आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने एक विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी किया और कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। मठ की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से और सभी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों से और गोमांतक के सभी लोगों के तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। अयोध्या में राम लल्ला जी का प्रतिष्ठापना हुई। अभी दो दिन पहले ध्वजारोहण भी वहाँ पर हो गया और अभी पर्तगाली में भी फिर यहाँ आकर राम जी का प्रतिमा का भी अनावरण करके दिया है। ऐसे धर्मपुत्र को हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप जोर से तालियां बजाकर उनका फिर से अभिवादन कीजिएगा। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं की विशाल संख्या इस मठ की सदियों पुरानी जीवन शक्ति को और बढ़ा रही है। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा को जाने माने मूर्तिकार राम सुतार की देखरेख में तैयार किया गया। ये वही मूर्तिकार हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन की थी और अब उन्होंने भगवान राम की इस मनोहारी मूर्ति को तैयार किया, जिसे दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जा रहा है। कांस्य से बनी भगवान राम की इस प्रतिमा के हाथ में धनुष और चेहरे पर सौम्यता और दिव्यता का भाव है। प्रेरणा ऐसे कि यहाँ स्वामी जी हैं जिनका यहाँ मठ है, तो उन्होंने हमारे बारे में सुना कि हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और उसके हिसाब से उन्होंने हमें अप्रोच किया। यहाँ के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसी मूर्ति बनानी है। तो हमने जो बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, हैदराबाद में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये सब उन्होंने देखी थी। तो हमें इनवाइट किया कि आप हमारे लिए मूर्ति बनाइए। तो हमने अलग अलग मॉडल बनाए उनके लिए और फिर बाद में उन्होंने सिलेक्ट किया एक मॉडल, जिसके हिसाब से फिर ये फाइनली मूर्ति तय हुई और इसको बड़ा किया गया फिर। और इसके अंदर जो कपड़ों का जो पहनावा है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत लचकीलापन है, एकदम नेचुरल जो दिखते हैं वो हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आया वो है आँखें और चेहरा, जिसके अंदर लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं अभी भी कि इतना बढ़िया चेहरा आपने बनाया जिसके अंदर मुस्कान है और आंखों में जो डेप्थ दी हुई है वो लोगों को बहुत पसंद आई। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है, जो द्वैत संप्रदाय का पालन करता है। मठ के अंदर भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और माँ सीता मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं मठ के परिसर में दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। ये मठ देश के सबसे पुराने मठों में से एक है, जो अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान के लिए जाना जाता है, जिसका जिक्र पीएम ने अपने संबोधन में भी किया। इस मठ की स्थापना
जिस भावना से हुई थी, वो भावना आज भी उतनी ही जीवंत दिखाई देती है। ये भावना साधना को सेवा से जोड़ती है, परंपरा को लोक कल्याण से जोड़ती है। ये मठ पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को ये समझ देता रहा कि अध्यात्म का मूल उद्देश्य जीवन को स्थिरता, संतुलन और मूल्य प्रदान करना है। मठ की 550 वर्षों की यात्रा उस शक्ति का प्रमाण है जो समाज को कठिन समय में भी संभाल करके रखती है। गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने के मौके पर 7 दिसंबर तक वहां कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पणजी से रितेश देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2 दिन का गुजरात दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांधीनगर में अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की, जिसमें नेशनल हाईवे की स्थिति और नई हाईवे पर चल रहे कामों की समीक्षा की गई। विशेष बात यह रही कि नितिन गडकरी ने गुजरात में नेशनल हाईवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये गुजरात दौरा कई मायनों में खास रहा। उन्होंने नेशनल हाईवे 48 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काम की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की। इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में नेशनल हाईवे की खराब स्थिति को लेकर शिकायत की। इसके अलावा हाईवे बनने में हो रही देरी को लेकर ठेकेदारों की लापरवाही से जनता को हो रही परेशानियां तक गिनाई। सीएम की शिकायतों के बाद नितिन गडकरी ने भी ठेकेदारों और अधिकारियों को चेतावनी दी और 2 टूक कह दिया कि सड़क की क्वालिटी मेंटेन रखें, नहीं तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यही नहीं, इस दौरान नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की ओर से गुजरात में हाईवे बनाने और मरम्मत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गुरुवार को नितिन गडकरी सूरत पहुंचे। यहाँ उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 1350 किलोमीटर लंबा ये देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। लिहाजा लोगों की सुविधाओं के साथ साथ क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये जल्द से जल्द इसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रोड तो अच्छा बना हुआ है, थोड़ी वो जो कमियां ध्यान में आती है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है और इसी रोड पर बड़ौदा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। अभी तक हमारे मिनिस्ट्री ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये रोड आगे लोगों के लिए और कंफर्टेबल कैसे हो, इसके लिए हम लोग चेकिंग क्वालिटी का भी कर रहे हैं। जाहिर है, जब ये हाईवे बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिससे गुजरात के विकास को और रफ्तार मिलेगी। आज तक ब्यूरो। गुजरात में बिजली विभाग की नौकरी पाने के लिए परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों को 10 महीने बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। दक्षिण गुजरात के अलग अलग जिलों से 1800 युवा नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विधायक अनंत पटेल और आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा सूरत पहुंचे। अलग अलग पार्टियों के नेता होने के बावजूद दोनों एक साथ बिजली विभाग के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा और कांग्रेस के विधायक अनंत पटेल दोनों लोग सूरत की बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचे। क्या मांग लेकर पहुंचे, आप देखेंगे हमारे साथ यहाँ बैठे हुए दोनों विधायक अलग अलग पार्टी के हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचे। अनंत पटेल हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। अनंत भाई, क्या डिमांड लेकर यहाँ पहुंचे हुए, क्या कहेंगे? हमारी डिमांड सिर्फ एक ही है, जिन्होंने विद्युत सहायक की एग्जाम दी है उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए और जो आउटसोर्सिंग से आए हैं FRT उम्मीदवार उसके बाद उनकी एग्जाम लेनी चाहिए। जिन्होंने अप्रेंटिस किया है, जिन्होंने ITI किया है, जो परीक्षा दी है
उनको पहले चांस दिया जाए। अगर आपको लेना ही नहीं था तो एग्जाम नहीं लेनी चाहिए थी। और हमारा दिसंबर आखिरी महीना होगा, तो आखिरी महीने में आप कितनों को लोगे? अगर हमारी डिमांड यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी लड़ाई हम चालू रखेंगे। तो हम साथ में इसमें क्या हो, इसमें कांग्रेस और आपका कोई नहीं है। हम अन्याय के विरोध में, भाजपा के विरोध में और आउटसोर्सिंग की जो एजेंसी है उसके विरोध में हम सबके साथ आए। बिल्कुल, अनंत भाई पटेल जो कांग्रेस के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक जो है, उनसे बात करेंगे। चेतर भाई, कांग्रेस के साथ ये क्यों गठबंधन, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड स्पष्ट है। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस की एग्जाम हुई उसमें उन्होंने बोला था कि 1800 से 2000 लोगों की हम भर्ती निकाली थी। उसमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम था, पोल टेस्ट का एग्जाम था, लिखित एग्जाम था, सभी एग्जामों में हजारों लोगों ने एग्जाम दिया। बाद में उनका रिजल्ट आया 29/1/2025 को। तो उन्होंने पूरा लिस्ट अपनी वेबसाइट पे रखा। उन्होंने बोला कि ये 1864 लोगों की जो भर्ती हुई है, जो सिलेक्शन हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनको अभी 1 महीने के अंदर हम ऑर्डर देंगे और पोस्टिंग देंगे। बाद में आज 10 महीने हो गए हैं। हम बीच में आए थे, उसी दिन 65 लोगों का उन्होंने ऑर्डर निकाला था। उसके पहले 35 लोगों का ऑर्डर निकाला था। तो 1800 लोग अभी भी, 1750 से ज़्यादा लोग अभी भी पेंडिंग है। तो हमारी डिमांड यही है, उन लोगों को भी ऑर्डर दे दो और उनको भी पोस्टिंग दे दो, बात खत्म। तो बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विधायक जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि जो लोगों को नौकरी देनी बाकी है उनको नौकरी मिल जाए तो उनकी मांग पूरी हो जाएगी और सरकार उनकी बात को जरूर सुनेगी। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। गुजरात में शराबबंदी मतलब शराब पीने बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात में शहर शहर शराब और ड्रग्स की खुलेआम बिक्री हो रही है। इसे लेकर सूरत में कांग्रेस सड़कों पर उतरी, गुजरात सरकार के विरुद्ध आरोपों की बौछार कर दी। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच शराब और ड्रग्स की बिक्री को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार शराब और ड्रग्स की खुलेआम बिक्री का आरोप लगाकर सरकार को घेर रही है। ये तस्वीरें सूरत की हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर इकट्ठा हुए हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नशे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो कुछ सालों से ऐसा लगता है कि नशे के कारोबारियों के साथ भी इनका एमओयू हुआ होगा। जिस तरह से दारू दमन, सेलवास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से गुजरात में आ रहा है, हरियाणा का दारू भी गुजरात में मिल जाता है, उत्तर प्रदेश का दारू भी मिल जाता है। इसका मतलब कि यहाँ एमओयू सरकार ने कुछ ना कुछ गुप्त रिश्ते किया होगा, वही कारण से यहाँ आ रहा है। ड्रग्स की फैक्ट्रियां मिल रही है गुजरात में, कितनी शर्मजनक बात है। और पुलिस विभाग को ये देश की, ये शहर की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, महिलाओं को पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए तात्कालिक असर से जो भी असामाजिक प्रवृत्ति उसको कड़ाक से बंद करवाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सूरत में खुलेआम शराब, गांजा और ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो रही है। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर शराब और ड्रग्स की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। हर गली में, हर सोसाइटी के बाहर कहीं न कहीं दारू के अड्डे चल रहे हैं, कहीं न कहीं स्कूल और कॉलेज के आगे पीछे नशे बेचे जा रहे हैं, वो जिसकी वजह से हमारा युवा धन अंधकार में जा रहा है, जो मृत्यु हो रही है, हमारी महिला बेवा हो रही है और सामाजिक दूषण खूब बड़ी तौर पे चल रहा है। तो उसको बंद कराने के लिए हम आज कमिश्नर साहब के पास आ रहे हैं। कांग्रेस के आरोप और सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि शराबबंदी वाले गुजरात में आए दिन अवैध शराब पकड़ी जा रही है, जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर नष्ट करना पड़ता है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को मनाने के लिए नेशनल यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। आनंद जिले में शुरू हुआ ये मार्च तीसरे दिन वडोदरा जिले में पहुंचा। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, सर्बानंद सोनोवाल और अजय टमटा भी इसमें शामिल हुए। वडोदरा जिले में जगह जगह पदयात्रा में शामिल लोगों का शानदार स्वागत किया गया। इसके अलावा यहाँ एक सरदार सभा का आयोजन भी किया गया। सरदार साहब ने 562 रियासत एक करके एक भारत बनाया था। ये भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया है। इस संकल्प का बात करते करते, जनता में जन जागृति का अभियान चलाते चलाते इस पदयात्रा आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी है इस पदयात्रा एकता का, श्रेष्ठता का, आत्मनिर्भरता का संदेश के साथ आगे बढ़ रही है। बदलते समय के साथ अब परीक्षा में नकल करने के तरीके बदल गए। आधुनिक युग में नकल करने के तरीके भी आधुनिक हो गए।
वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में बीसीए की परीक्षा चल रही है, जिसमें छात्र छात्राओं को नकल करते हुए पकड़ा गया। ये छात्र परीक्षा में एआई टूल्स और हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करके नकल कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र में स्टाफ ने इन्हें पकड़ लिया। इस तरह की 2 घटनाओं के बाद यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा में नकल रोकने के नए निर्देश जारी किए गए। सूरत के कॉलेज में 2 विद्यार्थी एआई घड़ी के द्वारा नकल करते हुए पकड़े गए हैं। इस मामले पर बातचीत करेंगे। वाइस चांसलर हैं वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा। सर, ये किस तरह से विद्यार्थी पकड़े गए और कैसे एग्जाम दे रहे थे, किस विषय का एग्जाम दे रहे थे? अपनी वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में 1,25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट, 250 से ज़्यादा सेंटरों पे अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रही है। इसमें से बीसीए अभ्यासक्रम की एग्ज़ाम में एक पुरुष और एक महिला विद्यार्थी, अपने सुपरवाइज़र ने वो देखा कि अपने स्मार्ट वॉच से चैट जीपीटी में अपनी जो भी चीज़ें चाहते हो लिखकर उसमें जो आंसर आ रहे थे वो आंसर वो लाइव आंसर लेके लिख रहे थे। उसी तरह से उसे पकड़ा गया था। हमारे लिए भी चौंकावनारी है कि एआई स्मार्ट वॉच से ये अपनी गैररीति कर रहे थे। ये बच्चों का डबल उसका 5,000 के बजाय 10,000 दंड भी होगा। एक सब्जेक्ट के बजाय 2 सब्जेक्ट में उसको पनिशमेंट किया जाएगा। और हमारी आगे की जितनी भी एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए सभी परीक्षा खंडों में ऐसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट पेन, स्मार्ट रिंग, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक ले जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से 2 स्टूडेंट, एक मेल और फीमेल, स्मार्ट वॉच के जरिए नकल करते पकड़े गए और सुपरवाइजर की जब उन पर नज़र पड़ी कि वो घड़ी में देख करके और लिख रहे थे, तभी इस मामले का खुलासा हुआ है। और अब इन छात्रों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो भी बताया है, और आने वाली परीक्षाओं में किस तरह से सावधानी रखी जाएगी वो भी इन्होंने कहा है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं भावनगर के रहने वाले डॉक्टर गणेश बरैया से। जन्म से ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण डॉक्टर गणेश का कद नहीं बढ़ा, वो सिर्फ 3 फीट के रह गए, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया, डॉक्टर बनने का मुकाम हासिल किया। 12वीं पास करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई की, नियम कायदों ने उनके हाथ बांधने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई को वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ाई का अधिकार हासिल करने की उन्हें छूट दी। मेडिकल की उन्होंने पढ़ाई की और अब सरकारी डॉक्टर बन चुके हैं। कहते हैं कामयाबी का कद ऊंचाई से नहीं, हिम्मत से नापा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भावनगर के डॉक्टर गणेश बारैया। सिर्फ 3 फीट की लंबाई, लेकिन सपनों की उड़ान आसमान से भी ऊंची। इन्हें गुजरात सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर के रूप में चुना गया है और भावनगर सरकारी अस्पताल में इनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और सपना जिद बन जाए तो जिंदगी की कोई भी चुनौती इंसान को रोक नहीं सकती। डॉक्टर गणेश बारैया ने बचपन से लेकर सरकारी डॉक्टर बनने तक कई चुनौतियों का सामना किया, लोगों के ताने भी सहे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बस पढ़ाई पर फोकस किया और खुद पर भरोसा बनाए रखा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे एमबीबीएस में एडमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से एमसीआई कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया। तब मैंने ये बात मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से बात की, तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करने का निर्णय लिया। गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत गए और 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरे एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। इन्होंने बचपन से ही सपना देखा था कि एक दिन डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करनी है और आज वो सपना सच हो चुका है। एमबीबीएस की जर्नी के दौरान मुझे कई सारी समस्या आई, पर मैंने वो समस्याओं का सामना किया। उसमें मेरे डीन श्री डॉक्टर हेमंत भाई मेहता, हमारे प्रोफेसर, हमारे सीनियर और हमारे फ्रेंड्स, सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ऐसे ही मुझे ऐसे एमबीबीएस अभी मैंने कंप्लीट किया और हाल में सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में
सरकार के नियम अनुसार 1 वर्ष के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी आती है, तो उसमें मुझे नियुक्त किया गया है। एक 3 फीट का इंसान अपने हौसले से इतना बड़ा हो गया है कि पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। गणेश सिर्फ डॉक्टर नहीं, कई लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा है। भावनगर से नितिन गोहिल के साथ आज तक ब्यूरो।